पलंग एपिसोड 14। इस बार मल्लिका ने टेबल पर पड़े ग्लास में पानी भरा और सूरज के आगे कर दिया। इतने में ही ठंडे पड़ गए सूरज जी। क्या आगे की कहानी सुनाऊं या चलूं? मल्लिका ने अपने आप को संभाला और फिर से उसी रौबदार आवाज में बोली, नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू, आप आगे कहिए। सूरज ने पानी का एक घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए कहा। हम तीनों यानी माँ, मैं और प्रज्ञा दीदी के मन में घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। प्रज्ञा दीदी बार बार माधव को फोन लगा रही थी, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। इससे पहले कि रुक ही जाती, माधव का फोन प्रज्ञा दीदी के मोबाइल पर आ गया। हाँ दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, रहने का जुगाड़ हो गया है। थोड़ी छोटी जगह है, लेकिन हम सब आराम से रह लेंगे। दीदी की आवाज और चेहरे का सुकून देखकर दिल को एक तसल्ली सी हुई। अच्छा चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर है ये घर? मतलब साफ था, रहने का इंतजाम हो चुका था। अच्छा तू बता मुझे, कहाँ पर आना है हम लोगों को? सीधा वहीं पहुंच जाते हैं, प्रज्ञा दीदी ने माधव से कहा। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ दीदी, मैं ही आपको लेकर चलूंगा। वो एरिया थोड़ा, कहते हुए माधव हिचकिचाने लगा। दीदी, वो यहीं पास वाली स्लम एरिया में एक छोटी सी खोली मिल गई है किराए पर। मैंने सारी बात कर ली है, किराया भी अगले महीने से देना होगा। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले महीने में किसी अच्छे एरिया में घर के लिए किराए की बात करता हूँ। अरे इसमें हिचकिचाने वाली क्या बात है माधव? क्या इज्जतदार लोग छोटी जगह पर नहीं रहते? क्या स्लम में रहने वालों की कोई इज्जत नहीं होती? हम इज्जत के साथ स्लम एरिया की झुग्गी में भी रह लेंगे। बस अब तू जल्दी से घर आ जा, माँ कब से तेरा इंतजार कर रही है। प्रज्ञा दीदी ने फोन रख कर माँ की तरफ देखा। माँ, वो घर आ रहा है और रहने का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन इससे पहले कि प्रज्ञा दीदी कुछ कहती, माँ पहले ही बोल पड़ी। मैंने सब सुन लिया। वक्त का फेर है बेटे, जब वक्त अच्छा हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। और तूने ये बात बहुत ही अच्छी कही कि इज्जत के साथ झोपड़ी में रह लेना इज्जत उतार कर महलों में रहने से अच्छा है। आज तेरे विचार सुनकर तेरे पापा की याद आ गई। चलो, किसी ने तो अपने पिता से संस्कार लिए, वरना आजकल के कलयुग में तो बच्चे बस माँ बाप की इज्जत तार तार करने पर लगे हैं। इस बार माँ ने मुझे देखा तक नहीं, जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं। अब वो अधेड़ आदमी फिर से पहलवानों के साथ घर पर कब्जा लेने के लिए आ चुका था। माँ ने चुपचाप घर की चाबियां उस आदमी के हाथ रख दी। बस मेरा बेटा आता ही होगा, उसके आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस आदमी ने चाबियां लेकर पहलवानों को इशारा किया, जो उसका इशारा पाते ही बाहर खड़े ट्रक में से बोरियां उठाकर कमरों में भरने लगे। शायद घर को स्टोरेज हाउस में तब्दील करने का इरादा था उनका। खैर, घर तो अब उनका था, उस पर उनका मालिकाना हक था। उन्हें पूरा हक था कि वो उसे घर बनाए या मकान। आखिरी बार उस घर से निकलने से पहले मेरी नजर उस घर की एक एक दीवार को छू रही थी, जैसे वहां बिखरा हुआ अपना बचपन समेटना चाहती हो। इससे पहले कि मैं अपनी यादें सहेज पाती कि माधव कराता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसने अपने माथे पर हाथ रखा था, जिससे खून पानी की तरह बह रहा था। वह घर की दहलीज पर पहुंचते ही गिर पड़ा। हम सब उसकी तरफ भागे। ये क्या हो गया बेटा? कहते हुए माँ ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उसके सर से बांध दिया। माधव ने कराहते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट? कितना खून बह रहा है, इसको तुम छोटी सी चोट कहते हो? प्रज्ञा दीदी बोली। चलो माँ, अब हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, कहकर माधव ने बाहर चलने का इशारा किया। अरे 2 मिनट रोको, कितना खून बह रहा है, कहकर प्रज्ञा दीदी घर के खरीदार के पास दौड़ते हुए गई। क्या हम अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स ले सकते हैं? उस आदमी में भी शायद इंसानियत बाकी थी। उसने प्रज्ञा दीदी को मना नहीं किया और प्रज्ञा दीदी अंदर वाले पापा के कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। उसने डेटॉल से माधव के जख्म को तुरंत साफ कर दिया और उस पर दवाई लगाकर पट्टी करते हुए बोली, शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। वैसे क्या लगा है तुम्हें? कोई नुकीली चीज पर गिर गए क्या? छोड़ो ना दीदी। अरे ऐसे कैसे छोड़ो, बता क्या हुआ? इससे पहले कि माधव कुछ बोलता, माँ ने जैसे माधव की आंखों को पढ़ लिया। क्या बात है बेटा, कुछ तो है, तेरी आंखें बता रही है। अब क्या अपनी माँ से भी छुपाएगा? माँ की बात सुनते ही माधव की आंखों से आंसू सार बहने लगे। माँ, मैं यहाँ से निकला तो सीधा पड़ोसी शर्मा जी के घर गया। उन्होंने मुझे खूब खरा खरा सुनाया। अपनी गली में कोई भी हमारी मदद को तैयार नहीं था। खन्ना अंकल ने तो यहाँ तक कहा कि धंधा करने वालों की हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, कहीं और जाकर धंधा करो। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत जुगाड़ लगाए, लेकिन किसी ने हमारे को घर किराए पर देने पर हामी नहीं भरी। फिर मैंने झुग्गियों में तलाश की, वहां मुझे खोली किराए पर मिल गई। मेरे मन में तसल्ली थी कि चलो सर छुपाने को छत तो मिल गई। मैं
मैं बस आपको लेने आ ही रहा था कि गली के सभी लड़कों ने इकट्ठा होकर मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंके, पापा को गालियां निकाली और यहाँ तक कि यह भी कह डाला, ये साला ना जाने खुद किसका पाप है। कहकर माधव जोर जोर से रोने लगा। मैं उसे गले लगाना चाहती थी, उसे संभालना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत अब बिल्कुल टूट चुकी थी। माधव की बात सुनते ही माँ का गुस्सा मुझ पर फूट पड़ा। उसने वहां पर गेट के पास पड़ी छड़ी उठाई और मेरे बदन पर मारना शुरू कर दिया। इस सब की जड़ यही है, पहले अपने बाप को निगल गई, अब अपने भाई को निगल जाना चाहती है। दूर हो जाओ हमारी नजरों से, हमारी जिंदगी से। मैं चाहती थी कि उनका सारा गुस्सा निकल जाए। मैं वहां से हिली तक नहीं, ना चीखी ना चिल्लाई। मारते मारते वह छड़ी टूट गई और उसके साथ मैं भी वहीं रोते रोते जमीन पर गिर गई। दूर हो जा मेरी नजरों से। अगर आज के बाद मुझे अपना चेहरा दिखाया ना, तो मेरा भी मरा मुंह देखेगी। कहकर उसने प्रज्ञा और माधव के सिर पर हाथ रख दिया। चलो बच्चों, हम यहाँ से चले, कहीं दूर, इस मनहूस से दूर। उन्होंने अपने अपने सामान की गठरी उठाई और बाहर की ओर निकल गए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके पीछे पीछे जा सकती थी। माँ के इन लफ्जों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। उनके जाने के बाद मैंने अपना सामान उठाया और उनके अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ी। मैं नहीं जानती थी कि मैं जा कहाँ रही हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है, लेकिन चुपचाप उन सुनसान रास्तों पर चलती जा रही थी। तेज आंधी चल रही थी, रात गहराने लगी। कुछ ही देर में मुसलधार बारिश शुरू हो गई। मैं आधी से ज्यादा भीग चुकी थी। दौड़कर सामने बने बस स्टॉप के शेड में खड़ी हो गई। किस रास्ते जाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सोचा जो पहली बस आएगी उसे पकड़कर चल दूंगी, लेकिन इससे पहले कि कोई बस आती, वहां से हूटिंग करते हुए कार में कुछ लड़के गुजरे। मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में देखा तो वो कार मुड़कर वापस बस स्टॉप की तरफ आ रही थी। उस वक्त मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बस स्टॉप के आगे आकर खड़ी हो गई तो मेरा दिल धड़कने लगा। उसमें से एक लड़का नीचे उतरा। उसके हाथ में एक बियर की बोतल थी। भाई ये तो वही एमएमएस वाली है, उसने दूसरे से कहा। हाँ लगती तो वही है, बस ये सती सावित्री वाली ड्रेस में थोड़ी पहचान में नहीं आ रही। उन सब की गंदी नजरें मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक ताड़ने लगी। कितने पैसे लेती हो मैडम, हम 4 हैं, कहकर उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से छुआ। देखो दूर रहो मुझसे, कहकर मैंने अपने हाथ से उसे पीछे धकेला। अरे भड़कती क्यों हो, पैसे बराबर मिलेंगे, कहकर वो फिर से मेरे बहुत करीब आ गया। उसके कपड़ों तक से शराब की बदबू आ रही थी। खफा क्यों होती हो जाने मन, दूसरों से दुगना देंगे, बस एक बार मन खुश कर दो। मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, एक बात समझ में नहीं आती, कहकर मैंने उसे जोरदार धक्का दिया। इस बार वो पीछे कार के ऊपर जाकर गिरा। भाई ये तो बहुत भाव खा रही है। कोई बात नहीं भाई, अभी इसके भाव ठीक कर देते हैं, कहकर 2 और लड़के उस कार में से निकले और मेरी तरफ बढ़ने लगे। देखो दूर हो जाओ मुझसे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। प्यार से कहा तो नहीं मानी, पैसे देंगे ये भी कहा फिर भी नहीं मानी। अब ना पैसे मिलेंगे ना कुछ प्यार से होगा, कहकर उसे दोनों लड़कों को इशारा किया। पकड़ो इसे, डालो गाड़ी में, इसकी सारी अकड़ निकाल देते हैं। उसकी बात सुनते ही दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने अपने हाथ में पकड़े हैंडबैग को एक के मुंह पर दे मारा। उस पर लगी चेन शायद उसके एक गाल को सीधा चीर गई। दर्द के मारे चीखते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जैसे ही हाथ हटा तो उसके हाथों में खून था। साली हाथ चलाती है, अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहकर वो मेरी तरफ